हमें पढ़ना है कार्बेनाइन के बारे में। कार्बेनाइन, अगर जनरली मैं कार्बेनाइन की बात करूं तो आपने बहुत बार देखा होगा, आप कार्बेनाइन को R3C नेगेटिव लिखते हो। कार्बेनाइन को R3C नेगेटिव लेते हो। ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन वगैरह जो भी इस पे लग सकते हैं ग्रुप, ठीक है। अगर मैं देखूं इस कार्बेनाइन के बारे में, तो कार्बेनाइन ये जो है, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको मैं ट्राइवेलेंट स्पीशीज कहूंगा। कार्बेनाइन कैसी स्पीशीज है? ट्राइवेलेंट स्पीशीज। अगर इसके अलावा इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 ये 4, 2 ये 6 और 2 ये नेगेटिव चार्ज वाले 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है? 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। और इसी के साथ साथ मैं इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहूंगा। कैसी स्पीशीज कहूंगा इसको? इलेक्ट्रॉन रिच। ये तो जनरल बात हुई कार्बेनाइन के बारे में, ठीक है। ये कार्बेनाइन जो है, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन मैं यहाँ पे लिखता हूं, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो कार्बेनाइन हो सकता है जनरली, ये 2 तरीके का हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, या तो sp3 या फिर sp2, या तो sp3 हो सकता है या sp2 हो सकता है। यहाँ पे देखना, यहाँ इस पहले वाले केस में, इस पहले वाले केस में क्योंकि कोई कंजुगेशन का केस नहीं है, क्योंकि कंजुगेशन नहीं हो सकती, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, जो कार्बेनाइन है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन यहाँ पे देखना, इस सेकंड वाले केस में, इस सेकंड वाले केस में ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये कंजुगेशन में जा सकता है। इस नेगेटिव चार्ज के कंजुगेशन में जाने के कारण इस कार्बेनाइन की, इस कार्बन सेंटर की जिस पे नेगेटिव चार्ज है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो sp2 है। आपको पता है sp2 कैसा होता है? sp2 प्लेनर होता है। और sp3 कैसा होता है? sp3 टेट्राहेड्रल होता है। sp3 टेट्राहेड्रल होता है। मैं जनरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बेनाइन की बात करूंगा, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में। स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बेनाइन की बात करूंगा। मैं ऐसे लिखता हूं स्ट्रक्चर के लिए, कार्बेनाइन मान लो मैंने कोई माना R3C नेगेटिव, R3C नेगेटिव माना, ठीक है। या फिर मैं ऐसे ले लेता हूं कार्बन, इस पे एक R1 ग्रुप है, इस पे एक R2 ग्रुप है, इस पे एक R3 ग्रुप है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। मैंने कहा इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और आप लोगों को पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हो? कैसे बनाते हो? कार्बन, अगर मैं नॉर्मल वेज रिप्रेजेंटेशन लूंगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की, तो देखो एक ग्रुप को मैं ऑन प्लेन दिखाऊंगा, यहाँ पे मैंने लोन पेयर दिखाया। इसके अलावा यहाँ पे देखो वेज रिप्रेजेंटेशन के तरीके से मैं यहाँ पे ये बॉन्ड आगे दिखा देता हूँ और ये बॉन्ड दिखाया मैंने पीछे, और मैं ग्रुप्स मार्क कर देता हूँ अपनी तरफ से। यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे R3 है। इस तरीके से मैं कार्बेनाइन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं कार्बेनाइन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना। वो चीज क्या ध्यान रखनी है आपको? अगर ये R1, ये R2, ये और ये R3 तीनों अलग हैं, if R1 is not equals to R2 is not equals to R3, अगर यहाँ पे R1 R2 R3 इक्वल नहीं है तो मैं RS कर सकता हूँ, तो मैं RS कर सकता हूँ, यहाँ पे RS नोमेनक्लेचर दे सकता हूँ।
ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि कार्बन आयन अगर बिना कंजुगेशन वाला है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल उसका स्ट्रक्चर है। फिर मैंने ये 3 तरह के ग्रुप माने कार्बन आयन पे, ठीक है। उसके बाद मैंने इनकी ये रिप्रेजेंटेशन बनाई जिसको मैं वेज रिप्रेजेंटेशन कह रहा हूं, ठीक है। इसके बाद इसमें एक कंसेप्ट आता है वाल्डन इन्वर्जन का, वाल्डन इन्वर्जन, जिसको कई जगह आपको लिखा दिख सकता है अम्ब्रेला इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन, या फिर कई जगह आपको पिरामिडल इन्वर्जन भी लिखा मिल सकता है। और पिरामिडल इन्वर्जन आपको मेजरली नाइट्रोजन वाले केसेस में लिखा मिलेगा, पिरामिडल इन्वर्जन भी आपको लिखा मिल सकता है। ये इन्वर्जन कैसे होती है? ये इन्वर्जन कुछ इस तरीके से होती है कि देखो अब ये 3 ग्रुप डाउन है, अभी ये एक R1, एक ये R2, एक ये R3 डाउन है, और ये लोन पेयर जो है ये अप साइड है। जब इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन के बाद ये कैसा बन जाते हैं, इन्वर्जन के बाद ये कैसे बन जाते हैं कि जो 3 ग्रुप डाउन है वो हो जाते हैं अबव। एक चीज ध्यान रखना, वेज में डाउन होना, वेज में देखो ये वेज रिप्रेजेंटेशन है, मैं ऐसे लिखता हूं, यहाँ पे देखना एक बार, ये वेज रिप्रेजेंटेशन है। वेज में बॉन्ड्स का डाउन होना, ठीक है, और बॉन्ड्स का अबव होना अलग बात है। बॉन्ड्स का डाउन होना और बॉन्ड्स का अबव होना अलग बात है, और बॉन्ड्स का सॉलिड लाइन पे आना और डॉटेड लाइन पे आना अलग बात है। इस चीज का ध्यान रखना। आप सभी ने कहीं ना कहीं वेज कॉन्फॉर्मेशन पढ़ी हुई है, ठीक है, तो वेज कॉन्फॉर्मेशन का थोड़ा ध्यान रखना। वाल्डन इन्वर्जन होगी तो ये 3 बॉन्ड जो अभी डाउन है वो तीनों कैसे चले जाएंगे, अपसाइड। यहाँ R1 लिखूंगा, ठीक है, बैक साइड पे लिखूंगा R3, और फ्रंट साइड पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा R2। मैं यहाँ पे ये कहूंगा, मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि देखो ये वाला बॉन्ड जो है ये प्लेन पे है लेकिन डाउन है, तो ये वाला बॉन्ड प्लेन पे ही रहेगा, प्लेन पे ही रहेगा, लेकिन कैसा हो जाएगा, अप हो जाएगा। जो बॉन्ड डाउन है वो कैसे हो जाएंगे, अप हो जाएंगे, लेकिन जो प्लेन पे है वो प्लेन पे ही रहेगा। जो अबव द प्लेन है, जो अबव द प्लेन है वो अबव ही रहेगा, और जो बिलो द प्लेन है वो कैसा रहेगा, वो बिलो ही रहेगा, वो बिलो ही रहेगा। और ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, इस लोन पेयर को मैं लिखूंगा यहाँ नीचे, यहाँ ऐसे। इस तरीके से आप इस अम्ब्रेला इन्वर्जन, पिरामिडल इन्वर्जन को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। जब ये इन्वर्जन होगा, जब ये इन्वर्जन होगा तो बीच में एक स्टेज आएगी, बीच में यहाँ पे एक स्टेज आएगी कि अभी तो आप इन 3 बॉन्ड को डाउन दिखा रहे हो, अभी तो आप इन 3 बॉन्ड को डाउन दिखा रहे हो, यहाँ पे इन 3 बॉन्ड्स को अप दिखा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ना इनको डाउन दिखाओगे ना इनको अप दिखाओगे, इनको प्लेन में दिखाओगे। देखो कैसे, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा, और ये तीसरा। फर्क देख लेना। स्ट्रक्चर नंबर 1 जो कहा है मैंने, इसमें ये डाउन है। स्ट्रक्चर नंबर 2 जो कहूंगा इसमें प्लेन में है, और स्ट्रक्चर नंबर 3 जिसको कहूंगा, स्ट्रक्चर नंबर 3 जिसको कहूंगा उसमें अबव है। तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा R1 को, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा R3 को, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा R2 को। और ये जो वाल्डन इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन या पिरामिडल इन्वर्जन है, ये बिल्कुल किसकी तरह रहती है, बिल्कुल जो नाइट्रोजन के केसेस आते हैं उनकी तरह होता है, उनकी तरह होता है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ठीक से दिखाऊंगा, 1 मिनट।
इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं प्लानर लिखूंगा, प्लानर। ये था बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, वाल्डन इन्वर्जन के बारे में, और कार्बन आयन का छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। कार्बन आयंस में अब आगे चलते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कार्बन आयन। आगे जो हमें बात करनी है वो बात करनी है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन की बात में एक चीज देखना, कार्बन आयन क्या है? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लाना एक बहुत थोड़ा सा आसान काम है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाने के कंपैरिजन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लाना एक थोड़ा आसान काम है। उसको मैं आसान क्यों कहता हूं कि देखना, जैसे मानो मैंने कोई स्पीशीज ली, मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, मैं इसको CH2 ले लेता हूं, CH2 C डबल बॉन्ड O इथाइल, और O इथाइल की जगह मिथाइल ले लेता हूं, यहाँ पे मिथाइल ले लेता हूं, मिथाइल और मिथाइल। देखना, मैं क्यों कह रहा हूं कि कार्बन आयन का जनरेशन एक बहुत इजी काम है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कार्बन आयन का जनरेशन तब किया जाता है जब किसी रिएक्शन में बेस डाला गया, OH नेगेटिव। पहली बात तो ये, ठीक है। देखो, मैंने मान लो ये रिएक्शन ली, इसमें मैंने एक बेस डाला। बेस डालने के साथ साथ एक कंडीशन और आती है कार्बन आयन प्रिपेयर करने के लिए। एक कंडीशन और आती है कि अगर आपको कार्बन आयन प्रिपेयर करना है तो उस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर आपको कार्बन आयन प्रिपेयर करना है तो उस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तब प्रिपेयर हो सकता है इजीली कार्बन आयन। कैसे? देखो, जैसे मैं ये कहता हूं ये जो मैंने कंपाउंड लिया है, ठीक है, एसिटो एसिटिक एस्टर, नहीं आ रहा, चलो, ये जो कंपाउंड लिया है इसमें मैं ऐसे कहूंगा कि ये जो दो ग्रुप है, ये जो दो ग्रुप है, ये कैसे ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों? कार्बोनिल ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मान के चलते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे। जब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन इस हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा, तो मैं ये कहूंगा इस हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और जब इस हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो बाहर से बेस जो है इस हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है। बेस जब इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा? इस कार्बन पे जाएगा। बाहर क्या निकलेगा? बाहर देखो, यहां से OH, यहां से H, बाहर निकल गया H2O, और बना क्या? मिथाइल C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O मिथाइल। ये कार्बन आयन बन गया। क्या बन गया? ये कार्बन आयन बन गया। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कार्बन आयन के जो आपको मेजरली प्रिपरेशन के केसेस दिखेंगे, कार्बन आयन के जो आपको मेजरली प्रिपरेशन के केसेस दिखेंगे, उसमें ये कंडीशन होगी, उसमें ये कंडीशन होगी कि जो भी आपको कंपाउंड दिया है, जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसमें कार्बन पे एक एसिडिक हाइड्रोजन लगा होगा। कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होगा, वो कैसा होगा? एसिडिक हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन एसिडिक बनेगा कब? जब इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। ये हाइड्रोजन एसिडिक बनेगा कब? जब इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। देखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इस हाइड्रोजन को हमने कैसे कहा? इस हाइड्रोजन को हमने एसिडिक हाइड्रोजन कहा,
इस हाइड्रोजन को भी हमने एसिडिक हाइड्रोजन कहा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पे लगे हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पे लगे हुए थे। एक मैं बहुत कॉमन एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों ने सबने नाम सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। आई होप आप सभी ने पढ़ी भी है, नाम भी सुना है एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। एल्डोल कंडेंसेशन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बन आयन बनता है, कार्बन आयन बनता है। अगर किसी को एल्डोल कंडेंसेशन ध्यान हो तो CH3, 2 एल्डिहाइड या कीटोन, सिमिलर CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, और मानो एक बेस डाला, बेस लिया मैंने। वैसे एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड दोनों तरह के एल्डोल कंडेंसेशंस होते हैं। मैं बेस कैटलाइज्ड एंड एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। देखना बेस क्या करेगा, सबसे पहले बेस एक कीटोन के मॉलिक्यूल का इनोलेट बनाएगा, एक कीटोन के मॉलिक्यूल का इनोलेट बनाएगा। और वो इनोलेट कैसे बनेगा, बेस यहां से एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, क्या बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 नेगेटिव। और इनोलेट क्या लिखते हो, इनोलेट क्या लिखते हो भाई, जब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां कंजुगेशन में दोगे तो इसका बनेगा इनोलेट, CH3, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2, ये इनोलेट बनता है। और ये इनोलेट के कहां से बना, इस कार्बन आयन के थ्रू बना। और फिर ये जो इनोलेट बना, फिर ये जो इनोलेट बना ये किसके साथ रिएक्ट करता है, दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल के साथ। तो यहां पे भी देखो मैंने क्या कहा, कार्बन आयन बनाना है तो जिस कार्बन पे से हाइड्रोजन हटाना है उसके बगल में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। यहां पे, यहां से आपने हाइड्रोजन हटाया तो देखो बगल में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। इस छोटी सी कंडीशन को ध्यान रख लेना, कार्बन आयन प्रिपरेशन के जो मेजरली आप लोगों के मेथड्स हैं वो इसी में ही कवर हो जाएंगे, जो मेजरली मेथड्स हैं वो इसी में ही कवर हो जाएंगे। किसकी बात करनी है हमें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन मैं ये कहूंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कंपेयर करना बहुत आसान है। कैसे आसान है कि आप लोगों को पता है कार्बन आयन क्या है, R, ऐसे लिख लेता हूँ RCH2 नेगेटिव। अब ये R ग्रुप फिर से मैं कहूंगा दो तरीके का हो सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है या फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो क्या करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बढ़ जाएगी ऑन कार्बन आयन इंक्रीजेस। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और इसी तरह मैं ये कहूंगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन आयन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन आयन डिक्रीजेस, कार्बन आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। इस बात को कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक आदमी की जेब में पैसे भरे हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स को पैसे के टर्म्स में समझ लो, क्योंकि हम इंसान हैं, पैसों वाली बात हमारे जल्दी समझ आती है। एक इंसान है, ठीक है, मान लो उसकी जेब है
उसमें पैसे भरे हुए हैं, फुल है ऊपर तक। पैसों को मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स की तरह। अब अगर उसमें मैंने और पैसे डाले तो क्या होगा, जेब ऊपर तक भरी है, वो पैसे नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, वो पैसे नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। और नीचे गिरेंगे तो, नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, वो चुगने लगेगा, उठाने लगेगा ना पैसे, तो और उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, क्या पता जो उसके पास थे वो भी गिर जाएं। और तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन उसकी जेब में डाले जाते हैं, उसके ऑर्बिटर उसके पास ट्रांसफर की जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसलिए उसकी अनस्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। लेकिन मैं ऐसे कहता हूं कि एक इंसान है, उसकी जेब पहले से ही भरी है, अब आप क्या कर रहे हो, थोड़े से विड्रॉ कर रहे हो, तो किस केस में ज्यादा स्टेबल है वो, रिलीजिंग के केस में जब उसके जेब में से पैसे बिखरने लगे, या विड्रॉइंग के केस में जब वो थोड़ा स्टेबल सा है। मेरे हिसाब से तो स्टेबिलिटी विड्रॉइंग के केस में है, रिलीजिंग के केस में क्या है, अनस्टेबिलिटी है। अब ये मत कहना कि सर पैसे तो हमें कितने ही दे लो कम ही रहते हैं, इतना डीप में भी नहीं जाना, इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज्यादा पैसों के साथ भी कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो ये केस था, जब रिलीजिंग ग्रुप आएगा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना। जब विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे भी ध्यान से रख सकते हो कि कार्बोकैटायन का उल्टा होता है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि कार्बोकैटायन का उल्टा होता है, ठीक है। रिलीजिंग ग्रुप आप किस किस को कहोगे, रिलीजिंग ग्रुप आप किस किस को कहोगे, मैं कहता हूं कोई भी ऐसा ग्रुप जो प्लस आर से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, जो हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, जो इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, वो रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, वो रिलीजिंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप आप किस किस को कहोगे, जो माइनस आर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसके अलावा बैक पाई बॉन्डिंग, बैक पाई बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, ये सभी विड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरीज में आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, रिलीजिंग और विड्रॉइंग ग्रुप के कैटेगरीज में कौन कौन से आएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, जब मैंने आप लोगों को कार्बोकैटायन पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर बताया था, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया था कि एरोमेटिक वाले सबसे ज्यादा स्टेबल, एरोमेटिक के बाद प्लस आर, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर प्लस आई, ठीक है, फिर माइनस आई, फिर माइनस आर, फिर एंटी एरोमेटिक। अगर मैं कार्बन आयन में भी इसी ऑर्डर की बात करूं, अगर मैं कार्बन आयंस में भी इसी ऑर्डर की बात करता हूं, तो मैं ये कहता हूं कि आप जनरल ऑर्डर क्या लिखोगे, एरोमेटिक वाले कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल, यहाँ पे कार्बोकैटायन में जो रिलीजिंग इफेक्ट थे वो स्टेबिलिटी बढ़ाते थे, यहाँ पे जो विड्रॉइंग इफेक्ट है वो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस आर माइनस आई। अब रिलीजिंग इफेक्ट आएंगे, प्लस आई, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद प्लस आर, और लास्ट में तो एंटी एरोमेटिक वाले तो होते ही हैं, एंटी एरोमेटिक वाले तो होते ही हैं। ये एक जनरल ऑर्डर बनेगा, ये एक जनरल ऑर्डर बनेगा कार्बोकैटायंस की, सॉरी कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी का, ये एक जनरल ऑर्डर बनेगा कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी का, ठीक है ना। इन्हीं इसी ऑर्डर पे आप लोगों को कंपेयर करना होगा अलग अलग तरीके के कार्बन आयंस को, कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। मैं कुछ जनरल एग्जांपल लूंगा, ठीक है, उसके बाद एक दो एप्लीकेशन भी करेंगे कार्बन आयन की, डीकार्बोक्सिलेशन वगैरह कैसे होता है कैसे नहीं होता। मैं एग्जांपल लेता हूँ एक दो, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आए। देखना, मैं लिखता हूँ CH3 CH2 नेगेटिव,
इसके अलावा एक मिनट मैं इसको दोबारा लिखूँ, CH3 CH2 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, CH3 मैं कह रही हूँ CH3 नेगेटिव, CH3 C, CH3 CH3 नेगेटिव। इन कार्बोनाइंस को हमें अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी अरेंज करना है। किस किस को? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे को। इफेक्ट वही देखने हैं कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे देखना, इसको आप मिथाइल कार्बोनाइन कहोगे, इसको आप मिथाइल कहोगे, इसको आप प्राइमरी कहोगे, इसको आप सेकेंडरी कहोगे, इसको आप टर्शियरी कहोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको पता है मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। ये क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा। यहाँ पे तो 2 मिथाइल आ गए तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज होगी। यहाँ पे तो 3 मिथाइल आ गए तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज होगी। और इसके कारण जो टर्शियरी कार्बोनाइन है वो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। और ये बात आप लोगों को पता भी है कि टर्शियरी कार्बोनाइंस जो है वो कम स्टेबल होते हैं सेकेंडरी से, सेकेंडरी वाले प्राइमरी से, और प्राइमरी वाले मिथाइल कार्बोनाइन। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का भी कंसेप्ट सेम ही लगेंगे। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रखनी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है और आप इजीली इस चीज को समझ सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, देखना अगला एग्जांपल देखना भाई। मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, ये 3 मेंबर रिंग, नेगेटिव चार्ज, 4 मेंबर पे नेगेटिव, 5 मेंबर पे नेगेटिव और 6 मेंबर पे नेगेटिव। ठीक है, अब हमें स्टेबिलिटी अरेंज करनी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की। अगर अकॉर्डिंगली देखें तो ये सारे के सारे कार्बोनाइन सेकेंडरी हैं। अगर अकॉर्डिंगली देखें तो ये कार्बोनाइन सारे के सारे सेकेंडरी हैं। ठीक है, तो हम स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें? मैं कह रहा था कि इनकी स्टेबिलिटी हमें कंपेयर करनी है। अब आप लोगों को मैंने एक बात बताई हुई है, और वो बात क्या है कि जैसे जैसे रिंग साइज चेंज होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। रिंग साइज जैसे जैसे डिक्रीज होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो गया। परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हुआ तो नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की पावर, नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की पावर क्या होगी? इंक्रीज होगी। होल्ड करने की पावर इंक्रीज होगी। अब आप इजीली अरेंज कर सकते हो इन चारों को। देखो 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग का साइज छोटा है तो इसके जो कार्बन है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा होल्ड कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छा होल्ड कर सकते हैं तो पहले की स्टेबिलिटी ज्यादा, दूसरे से, दूसरे की तीसरे से, और तीसरे की चौथे से। ये इनका आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैं लिखता हूं H ना, मैं ये लिखता हूं एग्जांपल में, देखना मैं लिखता हूं CF3 नेगेटिव और CCl3 नेगेटिव। पहले और दूसरे में आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। कंसेप्ट वही सारे लगेंगे, पहले बता देता हूं, कंसेप्ट वही सारे लगेंगे। CF3 को कैसे लिखोगे? C नेगेटिव, F F F, CCl3 नेगेटिव, Cl Cl Cl। डिफरेंस क्या आएगा? देखो आपको ये दिख रहा है
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज़्यादा, और अगर इन दोनों की फर्स्ट सेकंड की स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कंपेयर करता हूं तो CF3 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों? यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर नहीं होगी, यहाँ पे एक कंसेप्ट और लग रहा है बैक पाई बॉन्डिंग का, बैक पाई बॉन्डिंग का। और वो कंसेप्ट कैसे लग रहा है कि Cl के पास ना, इस Cl के पास एम्प्टी डी होते हैं, एम्प्टी डी होते हैं। उन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में ये इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। तो यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग लगा। लेकिन क्योंकि फ्लोरीन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, ये बैक पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकता। अब एक डिफरेंस देखना, ये तो सिर्फ इंडक्टिव से विड्रॉ कर रहा है, और मैंने जो लास्ट क्लासेस आपको समझाई थी उसमें कहा था बैक पाई बॉन्डिंग को आप कंजुगेशन की तरह, रेजोनेंस की तरह कंसीडर कर सकते हो। तो विड्रॉ, अब ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किस केस में होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ Cl के केस में होंगे, और Cl के केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो CCl3 नेगेटिव की स्टेबिलिटी CF3 नेगेटिव से ज्यादा हो जाएगी। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर रहेगा, और अगर आप ये ऑर्डर कहते हो तो ये हमारा ऑर्डर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इफेक्ट वही लगेंगे, चीजें वही ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, लेकिन चीजें वही ध्यान रखनी पड़ेंगी लेकिन ऑपोजिट तरीके से, थोड़े से ऑपोजिट तरीके से। जैसे मैं अगले एग्जांपल को लेता हूँ, वहां पे आप मुझे बताना कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। मैं इसको क्लियर करता हूँ, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो, मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ। एक कार्बन आयन मैंने लिया, ये एक कार्बन आयन मैं ले लेता हूँ, ये एक कार्बन आयन मैं ले लेता हूँ, नेगेटिव, ठीक है, और एक कार्बन आयन मैं ले लेता हूँ, ये आप लोगों को मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन बताना है। इन चारों में से मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है ये बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमें क्या कंपेयर करना है कि इसमें से मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है। इफेक्ट्स लगाएं। ये जो, ये देखो, साइक्लिक है, प्लेनर है और कंजुगेटेड है। ये कार्बन आयन कैसा है, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड, साइक्लिक, प्लेनर और कंजुगेटेड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इस पहले वाले के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये कैसा हो गया 4 पाई के साथ, एंटी एरोमेटिक। और आप लोगों को पता है एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 8 वाला जो कार्ब, ये 7 वाला नेगेटिव जो मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है, ये भी नॉन एरोमेटिक लिखवाया हुआ है। यहाँ देखो चौथे पे, ये सिंपल कंजुगेशन का केस है, कंजुगेशन, सिंपल कंजुगेशन का केस है। अच्छा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो, कंजुगेशन हो सकती है। ये भी कैसा है, ये भी साइक्लिक है, ये भी प्लेनर है, ये भी कंजुगेटेड है। पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कैसा हुआ, एरोमेटिक। और एरोमेटिक हुआ तो अभी आपने एक बात कही थी कि एरोमेटिक वाले कार्बन आयंस जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो अलग अलग कार्बन आयंस जो आप लोगों को दिए जाएं। एक चीज ध्यान रखना, ऑर्डर वही सब लग रहे हैं, कोई अलग सा ऑर्डर नहीं आएगा, कोई अलग सा ऑर्डर नहीं आएगा कि भाई बहुत ही अलग ऑर्डर आ गया आप लोगों को कंपेयर करने के लिए।
अब एक चीज जोड़ लेता हूं मैं, ये तो मैंने मोस्ट स्टेबल कहा, मैं ये कहता हूं इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और अरेंज करनी है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और अरेंज करनी है। देखना एक बार, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो अरेंज करेंगे हम, मैं ये कहता हूँ जो एरोमेटिक वाला है उसको तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहोगे, और जो एंटी एरोमेटिक वाला है उसको तो सबसे कम स्टेबल कहोगे। बात ठीक है भाई, एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक वाला सबसे कम स्टेबल। बात आई इन दोनों की, एक नॉन एरोमेटिक की और एक कंजुगेशन की, कंजुगेशन वाले की। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, ये जो ये सात वाला नेगेटिव जो होता है, इसकी मैंने टब शेप ज्योमेट्री लिखवाई हुई है, ऐसे करके, ऐसे करके इसकी टब शेप ज्योमेट्री लिखवाई हुई है। और अगर टब शेप ज्योमेट्री है ना, तो इस मॉलिक्यूल में प्लेनैरिटी नहीं है, प्लेनैरिटी नहीं है, और प्लेनैरिटी नहीं है तो कंजुगेशन नहीं है। इस मॉलिक्यूल में प्लेनैरिटी नहीं है तो कंजुगेशन नहीं है। यहां पे क्या है, कंजुगेशन है, और कंजुगेशन के कारण जो स्टेबिलिटी आएगी वो ज्यादा होगी। कंजुगेशन के कारण ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी देन ऐसा केस जिसमें कंजुगेशन नहीं है, देन ऐसा केस जिसमें कंजुगेशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि चौथे वाले की स्टेबिलिटी तीसरे वाले से ज्यादा है, चौथे वाले की स्टेबिलिटी तीसरे वाले से ज्यादा है। इसलिए आप इस तरीके से इन सभी को कंपेयर कर सकते हो। मैं अगली एप्लीकेशन की बात करता हूं। अब मैं क्या किस चीज की बात कर रहा हूं, एप्लीकेशंस ऑफ कार्बन आयन की। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा, ताकि थोड़ा सा आपका माइंड इन कार्बन आयन्स की स्टेबिलिटी अरेंज करने के लिए और क्लियर हो। देखना, यहाँ पे मैंने लिया एरोमेटिक बेंजीन वाले ले लेता हूँ। ठीक है, CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, यहाँ लगाया मैंने Cn, यहाँ पे लगाया मैंने Cl, यहाँ पे मैंने लगाया CH3। ठीक है, इसके अलावा मैं लगाता हूँ CH2 नेगेटिव। मैं कौन सा ग्रुप लगा दूँ, मैं ग्रुप लगा देता हूँ Cl। ये तो हो गया प्लस आर वाला ना माइनस आर वाला, ये हो गया माइनस आई वाला, ये प्लस आई वाला ना हाइपर कंजुगेशन वाला, प्लस आई वाला लगा देता हूँ मैं CH3, CH3 और CH3, और प्लस आर वाला लगा देता हूँ ये CH2 नेगेटिव, और मैंने लगाया OMe। ठीक है, ये ग्रुप्स मैंने लगाए। करने का तरीका वही रहेगा बिल्कुल, कि पहले ग्रुप देखो कौन सा लगा हुआ है, उसका इफेक्ट देखो, और फिर रिक्वायरमेंट क्या है ये देखो। देखो Cn लगा हुआ है, अगर Cn ग्रुप की बात करूं तो Cn ग्रुप जब एरोमेटिक रिंग पे लगता है तो माइनस आर या फिर माइनस आई। ठीक है, Cl मैंने आपको बताया था हेलोजेंस का हर केस माइनस आई वाला होता है। अच्छा, एक केस को छोड़ के उसका जब डिस्कशन आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलोगे Cl का हर केस माइनस आई। ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन, अल्फा कार्बन, ऐसा ही कहते हो ना, डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइपर कंजुगेशन में जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हाइपर कंजुगेशन है। डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन अल्फा कार्बन, पर इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ पे इफेक्ट जो लगेगा वो प्लस आई। यहाँ पे लोन पेयर है तो प्लस आर, और क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई। ये इफेक्ट हो गए डिसाइड।
उसके बाद पोजीशन देखते हैं कौन कौन सी पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। पैरा पोजीशन पे जुड़े हुए हैं सारे ग्रुप, तो पैरा पे मैं रेजोनेंस कंसिडर करूंगा। पैरा पे हाइपर कंजुगेशन ठीक है, इंडक्टिव ठीक है, पैरा पे प्लस आर ठीक है। ग्रुप्स डिसाइड हुए, इफेक्ट डिसाइड हुए, ठीक है, सब कुछ डिसाइड हो गया। अब सिर्फ इतनी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अब सिर्फ इतनी सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। वो क्या करेगा? स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं? मैं नंबर कर देता हूं, 1 2 3 4 5। पहले और दूसरे में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहे होंगे, तीसरे चौथे पांचवें में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो मैं ये कहूंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, तो पहले और दूसरे की स्टेबिलिटी तीसरे चौथे और पांचवें से ज्यादा है। पार्शियल ऑर्डर आ गया। अब पहले दूसरे को अरेंज कर लेते हैं। पहले में -r से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, दूसरे से में -i से। और आपको पता है रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन को लीड करता है, वो इंडक्टिव को लीड करता है। तो रेजोनेंस से जो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ होगा वो ज्यादा होगा, और रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ ज्यादा, तो पहले की स्टेबिलिटी ज्यादा दूसरे से। सिमिलर बात यहाँ पे आएगी रिलीजिंग के केस में। रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन को लीड करता है और हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव को। यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप है, तो यहाँ ये जो प्लस आर है इससे इलेक्ट्रॉन का रिलीज ज्यादा है, हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन का रिलीज थोड़ा कम है, और इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन का रिलीज सबसे कम है। मैं ऐसे लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज होंगे, और यहाँ पे इंडक्टिव में लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन कम रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन तो देने ही नहीं है, और रिलीज ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो मैं कहूंगा पांचवे की स्टेबिलिटी तीसरे से कम, और तीसरे की स्टेबिलिटी चौथे से कम। ये आ जाएगा ओवरऑल ऑर्डर इन कार्बो एनायंस की स्टेबिलिटी का। मैं इसको क्लियर करता हूं, देखना। मुझे चलना है अब एप्लीकेशंस पे कार्बोनाइन की। कार्बोनाइन की सबसे पहली एप्लीकेशन जो लिखूंगा वो मैं लिखूंगा रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होगा? जहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होगा? जहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। R≡C≡OH। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस क्या होगी? यहां से इस CO2 को उड़ा दो, इस CO2 को उड़ा दो। ये CO2 उड़ती कैसे है, हटती कैसे यहां से? R≡C≡OH। जो जनरल प्रोसीजर है देखना, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस R पे। अगर मैं देखूं तो क्या बनेगा? R नेगेटिव बनेगा, CO2 निकल जाएगी, H पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे क्या बना? R नेगेटिव। अगर मैं इस R को अल्काइल ग्रुप मान रहा हूं, अगर मैं इस R को एक अल्काइल ग्रुप मान रहा हूं, तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये क्या बना? ये कार्बोनाइन बना, और इस कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी होगी वो डिसाइड करेगी कि डीकार्बोक्सिलेशन कितना होगा। बात ठीक है भाई? मैं ऐसे कह रहा हूं, ये पूरी मैंने लिखी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब ही तो जाएगी जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनने वाली स्पीशीज स्टेबल हो। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीशीज कौन सी बनी? कार्बोनाइन बनी।
यानी अगर ये कार्बन आयन स्टेबल बना तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर ये कार्बन आयन स्टेबल नहीं बना तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मैं ऐसे कहूंगा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के। रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन के। ठीक है, इस चीज को आप इजीली समझ सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल देखना। मैं एग्जांपल लेता हूं, एक मैंने ली डबल बॉन्ड OH, ये स्पीशीज ली। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको डीकार्बोक्सिलेशन पूछ लिया जाए तो CO2 निकाल के कार्बन आयन बना दो और उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। एक मैं ले लेता हूं, ये ले लेता हूं डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, अब आपको रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन कंपेयर करना है पहले और दूसरे में। पहले और दूसरे में रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन कंपेयर करना है। देखना CO2 कहां से निकालोगे, ये CO2 निकलेगी, यहां से ये CO2 निकलेगी, और जब ये CO2 निकलेगी तो जिस कार्बन को मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं ना उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लिख दूं, लिखो, क्या आएगा, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, यहां नेगेटिव, और यहां पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब सिर्फ आप लोगों को इतना कंपेयर करना है कि जो पहले से कार्बन आयन बना और जो दूसरे से कार्बन आयन बना कौन सा ज्यादा स्टेबल है। मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से क्योंकि पहले वाले में कंजुगेशन हो सकती है, तो ये जो पहले वाला कार्बन आयन है दूसरे से ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। और क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इस पहले वाले में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेकंड। बहुत इजी कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको क्या कंपेयर करना होगा, कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होगी। इसको मैं क्लियर करता हूं, इसको मैं क्लियर करता हूं, ठीक है, और मैं आगे चलता हूं। एक और एग्जांपल लेता हूं डीकार्बोक्सिलेशन का। मैं एग्जांपल लेता हूं, एक मैंने लिया COOH डबल बॉन्ड, और एक मैंने लिया COOH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब आप लोगों को स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। ठीक है ना, आप लोगों को कंपेयर करना है रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, स्टेबल नहीं, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। फिर से वही बात, CO2 निकालोगे, CO2 कहां से निकालोगे, यहाँ पे, यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे, यहाँ से निकलेगी। नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। ठीक है, नेगेटिव लिखना, मैं लिखता हूँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, इस केस में B यहाँ नेगेटिव। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और अब आप लोगों को कंपेयर करना है कि पहले और दूसरे में से कौन ज्यादा स्टेबल है। बताओ, पहले और दूसरे में से कौन ज्यादा स्टेबल है। सेकंड। क्यों, कंजुगेशन पॉसिबल है सर सेकंड में। कंजुगेशन तो कर दोगे सेकंड में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ब्रिज हेड पे sp2 नहीं आता, आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, यही तो गलती करोगे। आंसर ठीक है सेकंड ज्यादा स्टेबल है, लेकिन
ये कंजुगेशन नहीं हो सकती, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था ब्रिज हेड पे sp2 नहीं आता, तो ये कंजुगेशन नहीं हो सकती, ध्यान रखो इस बात को। यहाँ पे देखो ये कार्बोनिल पास है तो यहाँ माइनस आई जाता है, यहाँ माइनस आई कम है, तो ये लेस स्टेबल है और ये वाला मोर स्टेबल। तो डीकार्बोक्सिलेशन का रेट किस में ज़्यादा हुआ, दूसरे में, ये इसको पहला कहूँ इसको दूसरा कहूँ, तो डीकार्बोक्सिलेशन दूसरे में ज़्यादा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ब्रिज हेड पे sp2 नहीं आता, फिक्स है।